चैनल मेडिकल एंड नर्सेज। सब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इसकी। यहाँ पर हम मेनली कम्युनिटी हेल्थ और मैटरनल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपकमिंग टाइम में जहाँ जहाँ भी एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ तक आपको बुक्स PDF सभी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो पा रहा है। अब सभी के लिए डाउट है, स्पेशली त्रिपुरा वालों के लिए, क्योंकि वहाँ पर अभी रिसेंट में बाढ़ भी आई हुई है। कुछ कुछ जगहों पर, सभी जगह की नहीं कह रही हूँ मैं, कहीं कहीं पर बाढ़ भी आई है असम में। तो जितने भी जो स्टेट हैं जहाँ पर यदि बुक्स आपकी 4 दिन में डिलीवर होनी थी तो 5 या 6 दिन का टाइम लग रहा है, क्योंकि जिस दिन आपने कोरियर की, मेरी तरफ से सेम डेज़ आपको है जो पार्सल हो रही हैं बुक्स, बट वहाँ पे आपके वहाँ बाढ़ या जो भी रीज़न उसकी वजह से डिले हो रहा है। तो जो भी लोग इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं त्रिपुरा के लिए या राजस्थान या बिहार में भी एग्ज़ाम है सभी जगह के लिए, तो उन सभी के लिए मेडिकल एंड नर्सेज सब की तरफ से किया गया है कि जो भी PDFs थी, बुक्स थी, सभी के चार्जेस और ज़्यादा डिडक्ट किए गए हैं ताकि आप है जो हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ सकें। तो जो मेडिकल एंड नर्सेज अब की जो PDF थी, जिसमें 8000 प्लस MCQs थे, जिनके प्राइस 599 थे, उनको डिडक्ट करके ओनली 450 है जो कर दिया गया है। क्या किया गया है? ओनली आपको 450 है जो प्राइस कर दिए गए हैं। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं वो लोग इसको ले सकते हैं। जो प्राइस, जो PDF के चार्जेस 599 थे, वो अभी 450 कर दिए गए हैं। ये देखिए आपके लिए, मैं इतने से ज़्यादा तो अभी और कुछ अभी स्पेशली इस टाइम पर, यदि आपके यहाँ बुक टाइम पर रिसीव नहीं हो पा रही है तो आप ये कर सकते हैं। क्लियर है? तो जो भी लोग ये लेना चाहते हैं, ओनली 450 में आपके 8000 प्लस MCQs एंड 1000 आपके की पॉइंट्स हैं जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। डायरेक्ट आपको पेमेंट करना होगा, जो मेरा ऑफिशियल WhatsApp नंबर है, और उसी के थ्रू आपको तुरंत इमीडिएटली मटेरियल मिल जाएगा। बुक्स की बात करें तो दोनों बुक्स पर अभी बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। ANM की यदि तैयारी कर रहे हैं आप त्रिपुरा के लिए तो बेस्ट बुक है मेडिकल एंड नर्सेज अब की, ओनली 450 उसके चार्जेस हैं। आपको बुक बेंगलोर से कोरियर की जाएगी, किसी भी स्टेट में किसी भी गाँव में आप मंगवाना चाहते हैं तो मिल जाएगी। यदि CHO NHM की तैयारी कर रहे हैं तो वो ओनली आपको 550 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब यदि ANM वाले तैयारी कर रहे हैं, ANM वाले PDFs में से क्या पढ़ें, तो जिन PDFs के चार्ज जिसमें 23 सेट ऑफ पेपर थे उनको सीधा डिडक्ट करके अभी 150 कर दिया गया है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें आपके नवी 24 पेपर्स ऐड किए गए हैं। नया 2025 के 2 पेपर और यहाँ पे ऐड आपको कर दिए गए हैं। तो जो भी लोग ये मटेरियल लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। और जो मेरा ऑफिशियल WhatsApp नंबर है आपके लिए ये रहा, ताकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूज आप लोग इसी के लिए होते हैं, 8880468078। क्लियर? तो जो भी लोग है, जो भी मटेरियल लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। अब जो लोग चाहते हैं कि उनको इतना सारा नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो अब यही कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोग इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको ओनली 199 रुपीज़ में 43 मॉडल पेपर्स प्लस 1000 की पॉइंट्स अवेलेबल हैं। तो आप इनको भी सेपरेटली पढ़ सकते हैं। इतने से ज़्यादा चीपर रेट में आपको कहीं पर भी कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाएगा। और 5 जून से आप सभी के लिए, 5 जून से आप सभी की क्लासेस होंगी, जिसमें आपको उन क्लासेस का PDF एक्सेस करने का मौका भी मिलेगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन है हमारी क्लास का आज का, HBNC। तो यहाँ पर HBNC का फुल फॉर्म क्या है, इसके रिगार्डिंग 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे। होम बेस्ड न्यू मदर केयर, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, हाउस बेस्ड न्यू मदर केयर, या फिर हॉस्पिटल बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, HBNC। तो यहाँ पर HBNC का फुल फॉर्म क्या होता है? HBNC का फुल फॉर्म क्या होता है? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। क्या होगा? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। यदि किसी भी रीजन से, क्या होगा यहाँ पर? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। यदि किसी भी रीजन से किसी क्लाइंट की, आपकी जो आपकी क्लाइंट है उनकी डिलीवरी कहाँ पे हो जाए? घर पर ही हो जाए, तो यहाँ पर इसके थ्रू उनकी केयर की जाएगी। ऐसा नहीं कि उनकी डिलीवरी घर पे हो गई तो ऐसे ही छोड़ दिया जाए। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर का जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, स्कीम लॉन्च की गई थी भारत सरकार के द्वारा 2011 में। कब? 2011 में लाया गया था।
इसका रीज़न क्या था कि मॉर्टलिटी, न्यूनेटल मॉर्टलिटी, न्यूनेट्स का मतलब क्या होता है, बच्चे बॉर्न होते हैं उस ड्यूरेशन से लेके 28 डेज तक के बच्चे, उनमें मॉर्टलिटी, उनकी डेथ को कम करना, साथ में जो यदि जब न्यूनेटल मॉर्टलिटी रेट कम होगी तो दूसरी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। बट इसका मेन एम क्या था, रिड्यूस द न्यूनेटल मॉर्टलिटी रेट। और यहाँ पर आशा वर्कर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस प्रोग्राम में। किसकी? आशा वर्कर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस प्रोग्राम में। तो यहाँ पर इस स्कीम के तहत पेमेंट भी दिया जाता है, आशा वर्कर को पेमेंट भी यहाँ पे दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 3 तरीके की चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। तो यहाँ पर आशा वर्कर की जो भूमिका होगी वो क्या होगी कि 42 दिनों तक, बच्चा पैदा होने से लेके 42 दिनों तक उसकी जो केयर है वो हॉस्पिटल में होती है, घर पे होती है। जो केयर प्रोवाइड की जाएगी वो होगी डिलीवर होने से लेके 42 दिनों तक की। वही 42 डेज किस में भी कंसीडर किए जाते हैं, परपीरियम पीरियड में भी। अब यदि डिलीवरी, यहाँ पर जो विजिट हैं वो अलग अलग होती हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको और इजीली दिखे। देखिए यहाँ पे टोटल जो विजिट होती हैं 6 विजिट होती हैं। यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, आशा वर्कर जाके यहाँ पे चेक करेगी। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में मेन ड्यूटी होती है वो किसकी होती है, आशा वर्कर की। और आशा वर्कर को पर विजिट, आशा वर्कर को पर विजिट यहाँ पे कुछ अमाउंट भी पे किया जाता है। 50 रुपी है जो मंथली फॉलोअप दिया जाता है यदि आशा वर्कर ने लो बर्थ वेट बेबीज़ को जाके यहाँ पे चेक किया। तो देखिए फर्स्ट हम बात करेंगे, यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है तब जो आशा वर्कर विजिट करेगी जाकर वो कब होगी, यदि अस्पताल में डिलीवरी हुई है, आफ्टर देन माँ बच्चा दोनों घर आ गए हैं, तो उस दौरान जो आशा जाके चेक क्या करेगी, 3रे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन और 42वें दिन। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछे HBNC केयर के तहत आशा वर्कर की विजिट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में कितनी होंगी, तब आपको कहना है 6 विजिट। यदि होम डिलीवरी हुई है, बच्चे का जन्म घर पर ही हो गया है, उस दौरान आशा वर्कर 7 विजिट करेगी। जैसे इंस्टीट्यूशनल में डे 3 से इंक्लूड हुआ था, यहाँ पर डे 1 से इंक्लूड होके 42 डेज तक। और आशा वर्कर को हर एक विजिट का 250 रुपये पे भी किया जाएगा। गवर्नमेंट पे करेगी, आपको पे नहीं करना है। तो यहाँ पर भारत सरकार गवर्नमेंट ये जो HBNC स्कीम है इसके तहत आशा वर्कर को 250 रुपये पर विजिट पे भी किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपके यहाँ पर जो आशा वर्कर हैं वो यदि आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है, हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है, तो आपके बच्चे को चेक करने आती हैं तो फ्री में आती होंगी। बट ऐसा नहीं, उनको गवर्नमेंट पे करती है, वो उनकी जॉब है। जैसे एज अ नर्सिंग हमारी जॉब है, वैसे ही वो उनकी जॉब है। और यदि सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी होती है तब तो 1 या दूसरे दिन तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता नहीं है, मिनिमम 72 आवर तक हॉस्पिटल में रुकाया जाता है आपके क्लाइंट को। उस दौरान विजिट हो जाती हैं ओनली 5। तीनों चीज़ें आपको बहुत प्रॉपरली याद रखनी है। HBNC केयर के तहत, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के तहत यदि यहाँ पर बात की जाए तो आशा वर्कर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्कीम लॉन्च की गई थी 2011 में, 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम था न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को कम करना। तो यदि अस्पताल में डिलीवरी होती है तब टोटल विजिट होंगी कितनी, यदि अस्पताल में डिलीवरी होती है तब टोटल विजिट होंगी 6, मतलब 3रे दिन में, 3rd, 7, 4, 21, 28 एंड 42। यदि घर पे बच्चे डिलीवर हो जाता है तो फर्स्ट डे से इंक्लूड रहेगा, मतलब टोटल 7 विजिट। और यदि सिजेरियन डिलीवरी होती है तब ओनली 5 विजिट। यदि सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी है तो ओनली 5 विजिट, 7 डे, 14 डे, 21 डे, 28 डे और 40 डे। बाकी जो फर्स्ट और 3rd है वो मिस हो जाएंगे, क्योंकि इन दिनों तो आपकी जो क्लाइंट है वो कहाँ पे रहेगी, हॉस्पिटल में रहेगी। और इन केसेस ऑफ SNCU, क्या है, SNCU में यदि बच्चा पहुंच जाता है तो यदि जो आशा वर्कर की जो रिमेनिंग विजिट है तो यहाँ पर उसको अलग से पे किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको ये पूरी विजिट है जो याद रखनी है। क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन वाज द सुरक्षा क्लिनिक लॉन्च्ड। तो जो सुरक्षा क्लिनिक है कब लॉन्च की गई थी, 1992 में, 1999 में
या फिर 1998 में और 2001 में कब एक क्लिनिक है, सुरक्षा क्लिनिक है, जो स्टार्ट की गई थी? तो ये सुरक्षा क्लिनिक रिलेट किससे करती है? सुरक्षा क्लिनिक है जो रिलेट किससे करती है? सुरक्षा क्लिनिक रिलेट करेगी जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उससे। और इस क्लिनिक को लॉन्च किया गया था 1992 में। कब? 1992 में एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए लॉन्च किया था। याद रखना है, सुरक्षा क्लिनिक क्या है? सुरक्षा क्लिनिक। पहले इसको STI और RTI क्लिनिक के नाम से जाना जाता था, जो कि यहाँ पर जो क्लिनिक है इसको लॉन्च किसने किया था? NACO ने, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और एक इसके लिए कि जो RTI और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उनको प्रिवेंट करने के लिए और कैसे है जो HIV एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए क्लिनिक आई थी। अब इसमें से जो एग्ज़ाम में अभी जो क्वेश्चन आए हैं वो क्या आए थे? वो थे इस क्लिनिक के कलर कोड। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर एक कलर कोड किट प्रोवाइड की जाती है इस सुरक्षा क्लिनिक के तहत, जो 1992 में एक क्लिनिक आई। पहले तो यहाँ पे आप इसका आंसर याद रखें, कब? 1992 में सुरक्षा क्लिनिक लॉन्च की गई थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए NACO के द्वारा जो रेड रिबन यूज़ किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो कलर कोड यूज़ किए गए थे वो थे ग्रे, ग्रीन, वाइट, ब्लू, रेड, येलो एंड ब्लैक। 7 कलर कोड की किट यहाँ पे इस्तेमाल की गई थी, जिसमें किट 1 है जो ग्रे कलर की होगी। इसमें यूरेथ्रल डिस्चार्ज, एनोरेक्टल डिस्चार्ज और सर्विसाइटिस के लिए यहाँ पर स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए लिया गया था। किट ग्रीन और किट नंबर 2 जो कि वेजाइनाइटिस, वेजाइना में कुछ इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, उसके लिए। किट 3 जो कि वाइट कलर थी, जेनाइटल अल्सर्स के लिए। किट 4 ब्लू कलर की, जेनाइटल अल्सर्स। किट 5 भी जेनाइटल अल्सर्स के लिए, रेड कलर की। येलो थी जो कि लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए। और किट 7 ब्लैक जो कि इंग्वाइनल व्यूवो के लिए यहाँ पे कलर कोड है जो इस्तेमाल किए गए थे। अभी किट मैंने आपको बताई कि एग्ज़ाम में आई थी, तो एक किट से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आपको, जिन्होंने राजस्थान NHM का पेपर दिया है, उसमें सेम एज ऐसे ही लिखा था कि बेस्ड ऑन द कलर कोड किट के इनको मैच कीजिए। तो यहाँ पे टोटल जो कलर यूज़ किए गए किट कितने? 7। ग्रे, ग्रीन, वाइट, ब्लू, रेड, येलो एंड ब्लैक, ये कलर कोड यहाँ पे इसके इस्तेमाल किए गए। इनका क्लिनिकल कंडीशन बेस्ड ऑन, इसमें एक ड्रग्स भी इंक्लूडेड थी। यदि हम बात करें कि जो ग्रे कलर की किट थी, किट 1 जिसको कहा गया, इसमें देखिए यहाँ पे जो मेडिकेशन थी वो क्या थी? किट 1 थी जो ग्रे कलर की, इसमें मेडिकेशन क्या थी? एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम सिंगल डोज प्लस सिफैक्सिम 400 mg सिंगल डोज फॉर यूरेथ्रल डिस्चार्ज, एनोरेक्टल डिस्चार्ज सिंड्रोम एंड एसिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए। और नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट थे, सेल के लिए नहीं थे, गवर्नमेंट में सप्लाई के लिए थे, जो RTI या फिर STI क्लिनिक्स थी और सुरक्षा क्लिनिक्स थी उनके लिए। जो ग्रीन कलर की किट थी, किट नंबर 2, इसमें सेनिडाजोल 1 ग्राम BD डोज था और फ्लूकोनाजोल था जो कि वेजाइनल डिस्चार्ज सिंड्रोम के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से कलर कोड किट है जो इस्तेमाल की गई थी और उनमें अलग अलग तरीके की है जो मेडिकेशन अवेलेबल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे इस किट के अकॉर्डिंग क्या याद रखना है? फर्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको ये तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा कलर कोड किस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के लिए, इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कलर कोड, और इसमें ड्रग कौन सी होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच साइन डिफ्रेंशिएट फ्रॉम एक्लेम्सिया टू प्री एक्लेम्सिया। इनमें से कौन सा साइन है जो एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से डिफ्रेंशिएट करेगा? तो ऑप्शन में प्रोटीनयूरिया, कन्वल्जन्स, हाई BP या फिर ब्लड विजन। तो कौन सा साइन है जो एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से डिफरेंस करेगा? तो वो होगा यहाँ पर एक्लेम्सिया का प्री एक्लेम्सिया से डिफ्रेंसिएशन होगा कन्वल्जन्स। प्री एक्लेम्सिया में कभी भी फिट्स नहीं आते हैं, जो एक्लेम्प्टिक फिट्स जिसको कहते हैं ओनली एक्लेम्सिया में आते हैं। जो एक्लेम्प्टिक फिट्स होते हैं ओनली कब आते हैं? कन्वल्जन्स वो आते हैं एक्लेम्सिया में। प्री एक्लेम्सिया में प्रोटीन यूरिया होगा, BP बढ़ेगा, ब्लड विजन होगा, हेडेक होगा लेकिन यहाँ पर कन्वल्जन्स आते हैं ओनली किसमें? एक्लेम्सिया में।
तो जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है? वो होती है MgSO4। याद रखना है, MgSO4 है जो ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी व्हेन HB लेवल। तो यहाँ पर यदि एनीमिया की कंडीशन है प्रेगनेंसी में, सीवियर एनीमिया की कंडीशन है, तो HB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल कितना होगा? लेस देन 7 ग्राम पर DL, लेस देन 11, लेस देन 9 या फिर मोर देन 9। कितना हीमोग्लोबिन लेवल होगा यदि प्रेगनेंसी में सीवियर एनीमिया कंसीडर किया जाता है? तब सीवियर में कंसीडरेट करने की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कितना? लेस देन 7। कितना है? लेस देन 7। और मैं बता दूं कि जो भी लोग अपकमिंग टाइम में पेपर दे रहे हैं, आपको किसी भी स्टेट के पेपर्स किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू यदि अवेलेबल हो जाएं, जो लोग मेरे थ्रू नहीं लेना चाहते, यदि आप चैनल पर देखते हैं तो चैनल पर भी पूरे पेपर्स अपडेटेड हैं। तो आप लोग प्लीज़, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, करंट के प्रीवियस के जब CHO का पेपर देते हैं उसके 4 दिन बैठ के आप, क्योंकि आपको यदि 40-50 पेपर सॉल्व करते हैं तो 4 दिन का समय लग जाएगा। जो लोग बहुत अच्छे से करेंगे तो 2 दिन सफिशिएंट है पूरे पेपर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपको लास्ट में है जो पूरे पेपर से एक बार सॉल्व करके ज़रूर जाना है। जिनका डाउट रहता है कि क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो सेम एज क्वेश्चन यदि रिपीट नहीं होता है तो आपको इस तरीके से, जैसे यहाँ पे सीवियर एनीमिया है, ओनली एनीमिया पूछ ले, माइल्ड पूछ ले, मॉडरेट पूछ ले, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सीवियर एनीमिया कंसीडर किया जाएगा जब हीमोग्लोबिन लेवल्स लेस देन 7 हो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेगनेंसी में एनीमिया कंसीडर किया जाता है जब हीमोग्लोबिन लेवल 11 ग्राम पर DL से भी कम हो और जो हेमेटोक्रिट वैल्यू है लेस देन 32% हो। तो माइल्ड की बात करें तो 9 to 10.9 ग्राम पर DL, मॉडरेट 7 to 8.9, लेकिन लेस देन 7 ग्राम पर DL मतलब सीवियर, वेरी सीवियर मतलब लेस देन 4 ग्राम पर DL। जो यहाँ पर सीवियर और वेरी सीवियर है, स्पेशली इन दोनों केसेस में पेशेंट को एडमिट करके है जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो यहाँ पर आपको बेस्ड ऑन WHO की जो प्रेगनेंसी में एनीमिया की डेफिनेशन है वो याद रखनी है। नेक्स्ट वन, इन लेबर रूम इफ ऑक्सीटोसिन इज नॉट अवेलेबल देन विच ड्रग ऑफ चॉइस। और ये कह सकते हैं कि यदि लेबर रूम में ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है तो कौन सी मेडिकेशन है जो यूज़ की जा सकती है? मीजोप्रोस्टॉल, एड्रेनालिन, मीफेप्रोस्टोन या फिर नन ऑफ द अबव। यदि इनकेस ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं, ऑक्सीटोसिन यूज़ किसके लिए की जाती है? लेबर इंड्यूस करने के लिए, PPH को मैनेज करने के लिए, लेकिन जब ये अवेलेबल नहीं है तो मीजोप्रोस्टॉल को भी यूज़ किया जा सकता है। मीजोप्रोस्टॉल है ओरली, सबलिंगुअल, रेक्टल रूट से दी जाती है वेजाइनल डिलीवरी के पहले या फिर सपोजिटरी के तौर पर। क्योंकि यहाँ पर यदि ऑक्सीटोसिन एज ए सपोजिटरी भी यूज़ किया जाता है तो IV भी दिया जाता है, लेकिन मीजोप्रोस्टॉल ओरली भी दी जा सकती है, सबलिंगुअल दे सकते हैं, रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं, लेकिन इसको वेजाइनल नहीं दिया जाएगा वेजाइनल डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यदि ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है तब पिटोसिन और ऑक्सीटोसिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ किया जाता है, लेकिन जब अवेलेबल ना हो तब मीजोप्रोस्टॉल के थ्रू भी लेबर को इंड्यूस किया जा सकता है। मीजोप्रोस्टॉल क्या है? मीजोप्रोस्टॉल एक अबॉर्शन के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है वो है, लेकिन यदि अबॉर्शन में भी जो कंसेप्शियस मटेरियल है बाहर लेके आना है, सेम एज लेबर को इंड्यूस भी करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन की एब्सेंस में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू फीटसेस। यहाँ पर कौन सी ड्रग को यूज़ किया जा सकता है? माँ से बच्चे को हमें HIV ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट करना है तो इंडेनाविर, लेमिविडिन, नेविरापाइन या फिर जुडियोविडिन। कौन सी मेडिकेशन को यूज़ किया जा सकता है? यदि कौन सी मेडिकेशन है जो यूज़ की जा सकती है यदि माँ को HIV है तो बच्चे को हमें प्रिवेंट करना है? यदि ओनली HIV के लिए पूछते क्या होता है HIV एड्स के लिए, तब आप क्या कहते हैं? जुडोविडिन। लेकिन यहाँ पर वर्टिकल ट्रांसमिशन प्रिवेंट करना है तब क्या यूज़ करेंगे हमें? नेविरापाइन। यहाँ पे दोनों याद रखनी है। यदि डायरेक्ट HIV के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तब कहना है जुडोविडिन, ART ड्रग है,
लेकिन निवेरापाइन की बात की जाए तो वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए निवेरापाइन को जो यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है हमेशा वायरस का दो तरीके से होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में वायरस है जो एक पर्सन में दूसरे में छींकने खांसने या दूसरे अदर मोड के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन वर्टिकल में माँ से बच्चे में ही ट्रांसमिट होगा। ऑफ स्प्रिंग में जो आने वाली जनरेशन है उसमें तो वो ट्रांसमिशन होगा, वो क्या कहलाएगा, वर्टिकल। और इस वर्टिकल ट्रांसमिशन के HIV को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगी, वो क्या होगी, निवेरापाइन। न्यूबॉर्न बेबी में अपगार स्कोर 4 to 6 है, दैट मीन्स क्या है, सीवियर डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है, एक्सीलेंट कंडीशन में है बच्चा, या फिर नो डिप्रेशन है। क्या है, यदि अपगार स्कोर 4 to 6 आता है इसका मतलब क्या होगा, तो यदि अपगार स्कोर 4 से 6 है, कितना है, अपगार स्कोर 4 to 6 है, दैट मीन्स बच्चा क्या है, मॉडरेटली डिप्रेस्ड है। क्या है, मॉडरेटली डिप्रेस्ड है। यहाँ पर आप तय कैसे करेंगे कि ये मॉडरेटली डिप्रेस हो गए, देखिए यहाँ पर अपगार स्कोर में क्या क्या चेक किया जाता है। अपगार स्कोर में टोटल 5 पॉइंट्स चेक किए जाते हैं। एक्टिविटी मतलब मसल टोन, पल्स, ग्राइमेसी, अपीयरेंस और रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं सभी में मिला के, यदि एक्टिविटी में 2, पल्स में 2, ग्राइमेसी, अपीयरेंस, रेस्पिरेशन, तो मैक्सिमम पॉइंटिंग कितनी होती है, 10। कितनी होती है मैक्सिमम पॉइंटिंग, 10 होती है। तो यदि आफ्टर डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चा एक्टिव मूवमेंट कर रहा, हाथ पैर छटपटा रहा है, पल्स भी उसकी 100 से ज़्यादा है, ओवर 100 है, ग्राइमेसी मतलब रिफ्लेक्स भी छींक रहा, खांस रहा है, तो वो भी यहाँ पर 2 नंबर दिए जाएंगे। स्किन का कलर पिंक कलर का बेबी है, मतलब बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। और रेस्पिरेशन कैसे पता चलेगा, बच्चा होते ही साथ अच्छा रोना स्टार्ट कर दे, वो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं रो रहे हैं मतलब बच्चा क्या है, ठीक है। यदि जब रोते नहीं है होते ही साथ, तब प्रॉब्लम वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पर यदि स्कोरिंग कितनी हो जाए, 8, 7 और 8 के बीच में, मतलब बच्चा ओके है। लेकिन यदि बच्चे की जो यहाँ पर अभी पॉइंटिंग एक्टिविटी मान लीजिए एब्सेंट है, पल्स भी एब्सेंट है, ग्राइमेसी मतलब बच्चा ना छींक रहा ना खांस रहा, बिल्कुल बस देख बस रहा है, और कलर भी ब्लू या फिर पेल है और रेस्पिरेशन एब्सेंट है, तब यहाँ पे 0 पॉइंट दिए जाएंगे। यदि 1 पॉइंट दिया जा रहा है और 2 दिए जा रहे हैं तो ये डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन पर। तो यहाँ पर 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, अपगार स्कोर पूरा कि जो इसमें एक्टिविटी, पल्स, ग्राइमेसी, अपीयरेंस, रेस्पिरेशन, और यदि यहाँ पर आपको एग्जाम में आ सकता है कि एक्टिविटी एब्सेंट है, पल्स ओवर 100 बीट पर मिनट है, ग्राइमेसी में कुछ रिफ्लेक्शन है एक्टिविटी में, और जो कलर है कैसा है, बॉडी है जो पिंक है लेकिन पैर कैसे ब्लू है, तब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए भी पूछ सकते हैं। अभी अपगार स्कोरिंग सिस्टम दिया किसने है, तो ये दिया था डॉक्टर वर्जीनिया ने। तो यहाँ पर इनका नाम भी याद रखना है। अब यहाँ पर सीवियरली डिप्रेस्ड है बच्चा, मतलब बिलो 3 है, तो सीवियरली, मॉडरेट में 4 से 6 है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अपगार स्कोर, जो आपको एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्म चेन मीन्स, तो वार्म चेन का मतलब क्या है, ड्राइंग द बेबी, वार्म रिससिटेशन एंड वार्म ट्रांसपोर्टेशन, एस्टेब्लिशिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। वार्म चेन यूज़ क्यों किया जाएगा, बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या है, जो बॉडी का टेम्परेचर है बिलो 98.6 से भी कम चले जाना, 95 तक आ जाता है, तो बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए वार्म चेन यूज़ की जाएगी। अब यहाँ पर ये जो वार्म चेन यूज़ की जा रही है, तो ये बच्चे को ड्राई करेंगे तभी बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाएंगे। गर्माहट के साथ ही बच्चे को रिससिटेशन भी करेंगे, ट्रांसपोर्ट भी करना है, बच्चे को कहीं भेजना है, एक के वार्ड से दूसरे वार्ड में भी शिफ्ट करना है तब भी यहाँ पर, और स्किन टू स्किन कांटेक्ट बना के रखना है माँ से, इसको आप कंगारू मदर केयर भी कह सकते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको करनी है वार्म चेन मेंटेन करने के लिए। ये देखिए हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए जो चेन अपनाई जाती है वो क्या कहलाती है, वार्म चेन। अब यहाँ पर डिलीवरी रूम का टेम्परेचर मोर देन 25 होना चाहिए, वार्म रिससिटेशन होना चाहिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको तुरंत ड्राई करना है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराना है, एज सुन एज पॉसिबल वो ब्रेस्ट फीड कराना है, बाथिंग को पोस्टपोन करना है।
कुछ कुछ देशों में, कुछ कंट्रीज़ में, जैसे आप यूएस ले लीजिए या फिर और दूसरे देशों में ले लीजिए, वहाँ पर आफ्टर बर्थ के बाद बेबी को नहला दिया जाता है। बट इंडिया में है जो सर नहीं है, अकॉर्डिंग टू WHO की पॉलिसी के हम जाते हैं तो एटलीस्ट 48 आवर तक बच्चे को नहीं नहलाया जाता है। 48 आवर तक। अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग मतलब पूरा कवर करके रखना है, माँ और बच्चे दोनों को साथ में रखना है और वार्म ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना है। तो क्या है, वार्म चेन की क्या है यहाँ पर, वार्म चेन के लिए ये एक पूरा सीक्वेंस है कि जैसे ही बच्चा होता है तो आप उसको हाइपोथर्मिया से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन बनता है कि लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ताकि आप जो होने वाला बच्चा है उसको हाइपोथर्मिया से बचा सकें। क्लियर। नेक्स्ट है मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन इज इंक्रीज्ड इन। तो अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल जब माँ का टेस्ट किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाएगा, तो उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा मैटरनल सीरम में। मतलब जो यूट्रस में बेबी है उसको क्या हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फीटल कार्डियक डिफेक्ट, डायबिटीज़ या फिर रूबेला। यदि यही अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल घटा हुआ कहें तब आप कह देना आँख बंद करके डाउन सिंड्रोम। क्या कहना है, डाउन सिंड्रोम। लेकिन जब अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ आता है मैटरनल सीरम में, माँ का जो ब्लड सीरम टेस्ट किया जाएगा उसमें, दैट मीन्स जो बच्चा यूट्रस में पल रहा है, फीटस है, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन डेवलप हो चुकी है। तो यहाँ पर इसीलिए जो 5th मंथ में करवाई जाती है क्या, एनोमली स्कैनिंग। इसी एनोमली स्कैनिंग इसीलिए कराई जाती है कि बच्चे को कोई डिफेक्ट तो डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ हाथ पैर प्रॉपर बने हैं नहीं, सभी चीज़ों के लिए कराई जाती है क्या, एनोमली स्कैनिंग। तो यहाँ पर मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन किस केस में बढ़ा हुआ रहेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में। नेक्स्ट वन, विटामिन के एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ इन न्यूबॉर्न फॉर। विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है न्यूबॉर्न बेबी में एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्यों दिया जाता है, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इंक्रीज इम्यूनिटी, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, करेक्ट कंजेनाइटल डिफेक्ट। विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, किसको, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि जो अब बच्चा पैदा होता है उसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट तरीके से होता है, फास्ट तरीके से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा और उसकी बॉडी में पर्याप्त विटामिन के भी नहीं होगा कि यदि उसका क्योंकि जो आपके गट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस टाइम पे नहीं होंगे, यूट्रस जब बच्चा है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी में कहाँ से बैक्टीरिया बनेंगे। विटामिन के सिंथेसाइजेशन के लिए जो फ्लोरल बैक्टीरिया ज़रूरी होते हैं, तो यहाँ पर बैक्टीरिया ही नहीं रहेंगे तो बच्चा विटामिन के कैसे बनाएगा। मोस्टली आपको यही याद रखना है कि विटामिन के है जो बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है हेमरेज और ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। बच्चों में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, जैसे प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं एज उस टाइम पे भी इसी तरीके से हेल्प करेगा। तो यहाँ पर अब आपको एक चीज़ और आती है, विटामिन के का कितना डोज दिया जाएगा। तो यदि बच्चे का वजन 2 kg से कम है बच्चे का वजन नॉर्मल, यदि आपको बच्चे का वजन हम बात करें 2.5 kg है तो पूरा 1 mg दिया जाएगा। लेकिन यदि वजन कम है तब हाफ उसी डोज को हाफ करके बच्चे को दिया जाएगा इंट्रामस्कुलर रूट से वास्टस लैटरलिस मसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर का सिनोनिम्स कौन सा है, क्रिस्मस फैक्टर, फाइब्रिनोजिन, कैल्शियम या फिर प्रोथ्रोम्बिन। क्या होगा यहाँ पर, जो क्रिस्मस फैक्टर है, सॉरी क्लॉटिंग फैक्टर है, इसका सिनोनिम्स होगा क्या, प्रोथ्रोम्बिन। क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट वन इज, a nurse is caring for a patient with swine flu. Which drug is the best choice to treat swine flu? तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि एक नर्स है जो स्वाइन फ्लू के मरीज़ की केयर कर रही है, स्वाइन फ्लू के मरीज़ की केयर करती है कोई भी नर्स, तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, साइक्लोविर, ओसेल्टामिविर, टेमीफ्लू या फिर BNC। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जो तीनों ड्रग हैं क्या है, एंटीवायरल ड्रग हैं। लेकिन आपने हमेशा यही पढ़ा है कि स्वाइन फ्लू के लिए हमेशा ड्रग ऑफ चॉइस ओसेल्टामिविर रही है, ये आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जब आपको ऑप्शन में टेमीफ्लू और ओसेल्टामिविर है तो आप किसको चूज़ करेंगे,
या फिर दोनों को चूज़ करेंगे? तो यस, बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि जो टेमीफ्लू है ये मार्केट में इसका ब्रांड नेम है। क्या है? ब्रांड नेम है। तो यहाँ पर ओसेल्टामिर और टेमीफ्लू दोनों है जो यूज़ की जाएंगी, क्योंकि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है क्या? ओसेल्टामिर। टेमीफ्लू ओनली आपको मार्केट में जो नेम से ऐसे पैरासीटामोल, डोलो नाम से भी मिलती है, क्रोसिन नाम से भी मिलती है। एज एन वैसे इमेज ऐड कर दिए ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। तो टेमीफ्लू है जो क्या है? ओसेल्टामिर ही है, मार्केट में इस नाम से अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर आपको क्या आंसर करना है? बोथ बी एंड सी। जो ड्रग ऑफ चॉइस स्वाइन फ्लू की वो क्या है? ओसेल्टामिर। कि मार्केट में आपको डॉक्टर ओसेल्टामिर नहीं लिखेंगे, आपका जो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा मरीज का उसमें टेमीफ्लू लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पी एंड सी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड? तो अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या फिर 38 सेंटीमीटर? अम्बिलिकल कॉर्ड है जो क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसकी लेंथ कितनी होगी? अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ होती है, एवरेज बात करें हम, 45 सेंटीमीटर। कितनी? 45 सेंटीमीटर। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जो मैं अब इसको आगे बता रही हूँ। लेंथ की बात करें तो 45 सेंटीमीटर। इसमें 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 वेसल्स, 2 आर्टरीज, 1 वेन। और यहाँ पर इन 4 मंथ राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर। चौथे महीने में राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाएगी। अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम है फ्यूनिस। क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम है फ्यूनिस। और यहाँ पर आफ्टर जब कॉर्ड का पल्सेशन स्टॉप हो जाता है तब कॉर्ड को कट करना चाहिए। 5 मिनट आफ्टर डिलीवरी कॉर्ड शुड बी कट बाय अम्बिलिकल कॉर्ड कटर। दो यहाँ पर जो कॉर्ड कट की जाती है, मैटरनल साइड टू फीटर, जो बच्चा हुआ है उसके दोनों साइड क्लैंप लगा के देन बीच में से कट किया जाता है। तो 5 मिनट के बाद, एक एवरेज टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो कब? 5 मिनट के बाद अम्बिलिकल कटर से। लेकिन यहाँ पर एवरेज ड्यूरेशन है जो 2 से 3 मिनट का भी हो सकता है, क्योंकि इतने टाइम में जो पल्सेशन है कॉर्ड का वो स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में आपने जानी इतनी चीज़ें, तो यहाँ पर ये देखिए कॉर्ड क्लैंपिंग और कटिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर 1 से 3 मिनट तक आपको वेट करना है क्लैंप करने के लिए भी, क्योंकि जो मैटरनल ब्लड है वो बेबी हुआ है उसमें चला जाए, ताकि बच्चे को भी एनीमिया की कंडीशन से आप बचा सकते हैं। अब 2 यहाँ पर कंडीशन होती हैं। 80 से 100 ml ब्लड की सप्लाई हो जाती है न्यूबॉर्न बेबी में, और ये क्या करेगी? एनीमिया से प्रिवेंट करने का काम करेगी बच्चे के लिए। 2 कंडीशन बनती है, को होता है अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग कटिंग, और दूसरा होता है लेट। अर्ली क्लैंपिंग कटिंग कब की जाती है? जब माँ को कुछ ऐसी बीमारी हो, RH इनकम्पेटिबिलिटी वाली माँ हो, या फिर कुछ और अदर ऐसी प्रॉब्लम हो जो बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ऐसे केस में आपको एज अर्ली एज पॉसिबल है जो कॉर्ड कटिंग करनी होगी। जैसे हाइपरवॉलेमिया, यदि आप अर्ली कॉर्ड कटिंग करते हैं तो हाइपरवॉलेमिया से भी बच्चे को बचा सकते हैं। HIV इन्फेक्टेड मदर है तो बच्चे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने से बचा सकते हैं। कुछ यदि मल्टीपल जेस्टेशनल है तो प्रिवेंट सेकंड बेबी फ्रॉम एनीमिया। तो यदि मल्टीपल जेस्टेशन का मतलब है कि ट्विन प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट बच्चे का कॉर्ड कटिंग करके दूसरे बच्चे को आप एनीमिया से बचा सकते हैं। अब दूसरा आता है डिले कॉर्ड क्लैंपिंग। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग तब की जाती है जब हीमोग्लोबिन का लेवल बच्चे में आपको लगता है कि कम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है और इससे बच्चे को बेटर इम्यूनिटी भी मिलेगी। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी, अर्ली और लेट। डिले क्यों करनी है? बच्चे को एनीमिया से बचाना है आपको, बच्चे मैटरनल ब्लड बच्चे में चला जाए और बच्चे में है जो आयरन भी उतने टाइम में स्टोर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के लिए और मेनली इम्यूनिटी के लिए। यदि अर्ली की बात करें, एज अर्ली एज पॉसिबल हो, तो यदि माँ को कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो, जैसा मैंने आपको बताया RH इनकम्पेटिबिलिटी हो, HIV हो, हेपेटाइटिस B हो, तो ऐसे केस में वो इन्फेक्शन बच्चे में होने से आपको रोकना है। तो आपको क्या करना है? अर्ली कॉर्ड कटिंग। 3 वेन होती हैं, टोटल 3 वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरीज 1 वेन। आर्टरी कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड वेन, और जबकि जो अम्बिलिकल वेन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, प्लेसेंटा से बच्चे को लेके जाएगी, और जो आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बच्चे से कैरी करके प्लेसेंटा तक लेके जाएंगे जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होगा। एक जो फीटस है 80 से 100 ml ब्लड की सप्लाई कर जाएगा
यदि डिले कॉर्ड क्लैंपिंग और कटिंग आप करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ पेल्विस इज आइडियल पेल्विस फॉर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के लिए एक आइडियल पेल्विस कौन सी होगी, गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड या फिर प्लेटिप्लॉइड। तो कौन सी पेल्विस है जो प्रेगनेंसी के लिए आइडियल मानी जाएगी। प्रेगनेंसी के लिए जो आइडियल पेल्विस है वो कौन सी होती है, गायनेकॉइड शेप में। कौन सी, गायनेकॉइड पेल्विस। दूसरी होती है एंड्रॉइड, तीसरी एंथ्रोपॉइड और लास्ट होती है प्लेटिप्लॉइड। तो यहाँ पर ये देखिए 4 टाइप की पेल्विस हैं। गायनेकॉइड होती है 50%, जिसकी इनलेट होती है कैसी, राउंडेड शेप में। कैसी, इनलेट राउंडेड शेप में, वेजाइनल डिलीवरी के लिए बहुत ही सुटेबल आइडियल मानी जाती है। दूसरा 25% होती है एंथ्रोपॉइड पेल्विस, जिनकी इनलेट होती है ओवल शेप में, और यहाँ पर जो डिलीवरी होती है वो फेस टू प्यूबिस पे होगी, मतलब नॉन रोटेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरीके की पेल्विस में एंड्रॉइड ट्रायंगुलर और हार्ट शेप इनकी इनलेट रहेगी। एग्जाम में आपको आता है ट्रायंगुलर और हार्ट शेप इनलेट किस में होती है, एंड्रॉइड पेल्विस में। और यहाँ पर पेरिनियल इंजरीज है जो होने के चांसेस रहेंगे, डिले डिलीवरी भी हो सकती है। प्लेटिप्लॉइड जो कि रेयर पाई जाती है, ट्रांसवर्सली ओवल रहेगी, और यहाँ पर वेजाइनल डिलीवरी के लिए सुटेबल पेल्विस नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको मेनली याद रखना है कि जो मोस्ट सुटेबल फीमेल पेल्विक शेप है वो क्या है, गायनेकॉइड, जिसमें राउंड पेल्विक इनलेट एंड सैलो पेल्विक कैविटी रहेगी विथ शॉर्ट इशियल स्पाइन के साथ में। अभी आपको मैंने कल जो एक पेपर सॉल्व कराया था उसमें एंथ्रोपॉइड पेल्विस का जो इनलेट पूछा था। अब आपको हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में गायनेकॉइड का पूछे इनलेट राउंडेड शेप, एंथ्रोपॉइड का ओवल शेप, एंड्रॉइड का हार्ट शेप या फिर ट्रायंगुलर, और ट्रांसवर्सली ओवल होगा किसका, प्लेटिप्लॉइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप ऑफ सूचर्स आर इन फीटल स्कल। फीटल स्कल में कितने टाइप के सूचर्स रहेंगे, फ्रंटल, कोरोनल, लैम्डॉइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। फीटल स्कल में सूचर्स की बात की जा रही है। फीटल स्कल में जो सूचर्स होंगे, फ्रंटल भी होगा, कोरोनल भी होगा, लैम्डॉइडल भी होगा और सजाइटल भी होगा। यहाँ पे इस इमेज से आप देखिए, फ्रंटल सूचर होते हैं 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में। कहाँ पर, 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में जो सूचर है वो क्या है, फ्रंटल सूचर। कोरोनल सूचर देखिए आप, कोरोनल होता है एक फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में। कहाँ पर, बिटवीन फ्रंटल और पैराइटल बोन। फिर आपका आता है लैम्डॉइडल सूचर। क्या है, लैम्डॉइडल सूचर, जो कि लैम्डा शेप में ही दिखाई देता है। इसमें 2 पैराइटल, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, और एक पीछे की जो ऑक्सीपिटल बोन है वो यहाँ पे जुड़ेगी। तो ये क्या कहलाता है, लैम्डॉइडल सूचर। सजाइटल सूचर जो बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 पैराइटल बोन्स जुड़ेंगी। याद रखना है, फीटल स्कल के सूचर तो वो है फ्रंटल, कोरोनल, लैम्डॉइडल, सजाइटल। फ्रंटल मतलब 2 फ्रंटल बोन्स के लिए, सूचर्स का मतलब जहाँ पर 2 बोन्स आके जुड़ेंगी वो एरिया है। कोरोनल फ्रंटल और पैराइटल बोन्स के बीच में, लैम्डॉइडल 2 पैराइटल और एक ऑक्सीपिटल बोन के बीच में, सजाइटल 2 पैराइटल बोन्स के बीच में रहने वाला सूचर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द फीटल स्कल। तो फीटल स्कल के कितने पार्ट होते हैं, वॉल्ट ऑफ द क्रेनियम और रूफ, फेस, बेस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कितने पार्ट होते हैं फीटल स्कल के, तो फीटल स्कल के ये सभी पार्ट हैं। वॉल्ट है मतलब वॉल्ट ऑफ द क्रेनियम, जिसको आप रूफ कह सकते हैं, फेस, बेस, यहाँ पर ये सभी हैं। देखिए वॉल्ट की जो बोन होती हैं 7 है, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल और एक ऑक्सीपिटल बोन। ये देखिए वॉल्ट मतलब है पूरा क्रेनियम वाला पार्ट, फेस मतलब आगे का, बेस मतलब नीचे तरफ का। तो यहाँ पर वॉल्ट में जो बोन होती हैं कितनी होती हैं, 7, जिसमें 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल और एक ऑक्सीपिटल बोन। 2 फ्रंटल बोन है, क्या है, 2 फ्रंटल बोन है। ये 8 साल की उम्र तक क्या हो जाएंगी, फ्यूज होकर एक हड्डी में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो आपके आगे जो फोरहेड है यहाँ पर, ये बोन बचपन में तो 2 रहेंगी, सूचर से जुड़ी हुई होंगी, लेकिन ये फ्यूज़न होगा, इनका 2 से 1 हो जाएगी। कब तक, 8 साल की उम्र तक।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप, सेम एज वही इमेज है जो आपने अभी देखी, और दो पैराइटल बॉन्ड्स हैं, इनमें भी ऑसिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को? ऑसिफिकेशन का मतलब दो से एक होना। फिर एक ऑक्सीपिटल बॉन्ड है जो कि बैक ऑफ द स्कल और पार्ट्स ऑफ इट्स बेस, तो बेस का पार्ट है और यहाँ पर रिप्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉन्टेनेल? तो फॉन्टेनेल का मतलब क्या है? स्पेस बिटवीन टू और मोर बोन्स ज्वाइन टुगेदर, स्पेस बिटवीन टू और मोर सूचर्स ज्वाइनिंग, लिगामेंट ज्वाइन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जहाँ पर दो बोन्स का ज्वाइन होता है वो कहलाते हैं ज्वाइंट और जोड़। लेकिन यहाँ पर फॉन्टेनेल की बात की जा रही है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सूचर्स आके ज्वाइन होंगे, मिलेंगे, वो कहलाते हैं फॉन्टेनेल। देखिए, सूचर्स एंड फॉन्टेनेल्स हेल्प द फीटल स्कल टू मोल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा बच्चे की जो बोन्स होती हैं 300 से ज़्यादा होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन एडल्ट में 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? एडल्ट में 206 बोन्स होंगी। तो इनमें फ्यूज़न होने लगता है जब 300 प्लस ज़्यादा बोन्स होती हैं बच्चे में। तो यहाँ पर जो सूचर्स और फॉन्टेनेल क्या करेंगे, डिलीवरी के टाइम पर मोल्डिंग का मतलब है यहाँ पर थोड़ा सिकुड़ने का काम भी कर सकते हैं सूचर्स और फॉन्टेनेल। तो यहाँ पर वही है, सूचर्स और फॉन्टेनेल क्या हेल्प करेंगे, स्कल को मोल्ड करने में हेल्प करेंगे ताकि प्रोसेस ऑफ डिलीवरी के टाइम पर हेड इजीली बाहर आ जाए। फॉन्टेनेल मेम्ब्रेन फिल्ड स्पेस है जो कि एक सूचर्स के यहाँ पे आके मिलेंगे, एंटीरियर फॉन्टेनेल और ब्रैगमा, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल और लैम्डा। एग्जाम में आपको आता है। तो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल जनरली है जो 1.5 मंथ में क्लोज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एंटीरियर के। एंटीरियर 12 से 18 महीने की एज में क्लोज होते हैं, डायमंड शेप के होंगे। और जो एंटीरियर फॉन्टेनेल हैं, फॉन्टेनेल का मतलब क्या है, जहाँ पर सूचर्स आके मिलते हैं वो एरिया है फॉन्टेनेल। अब एंटीरियर फॉन्टेनेल के यहाँ पर सेजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर आके मिलेंगे। पोस्टीरियर में सेजाइटल सूचर, टू लेब्डोइडल सूचर आके मिलेंगे, और जो कि एंटीरियर से छोटा हो गए। देखिए, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल एंड एंटीरियर फॉन्टेनेल, ये वाला हिस्सा आगे का एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। एग्जाम में आपको या तो इनका जो हम ये कह सकते हैं ऑसिफिकेशन है कब होता है, मतलब 2 से 1 हो जाते हैं, तो फॉन्टेनेल्स एंटीरियर वाले हो जाते हैं 1.5 ईयर में, और जबकि पोस्टीरियर है जो 6 से 8 वीक या फिर 1.5 महीने तक आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्राउनिंग अकर्स इन विच स्टेज ऑफ लेबर? क्राउनिंग कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्राउनिंग है जो कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगी? क्राउनिंग देखने को मिलेगी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, कार्डिनल मूवमेंट क्या है? कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर। तो यहाँ पर एक सीरीज होती है, क्या है? एक सीरीज होती है मैकेनिज्म ऑफ लेबर के लिए। क्राइटेरिया की हम बात करें, क्राइटेरिया का मतलब है यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं जिसके कारण ओनली वेजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी ही हो सकती है, और यदि इनके अलावा कुछ भी जो कंडीशन डेवलप होती है तो ऐसे केस में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर यदि हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर की बात करें तो सबसे पहली चीज़ होती है क्या, कि क्या क्या क्राइटेरिया रहने चाहिए, मतलब क्या क्या ऐसी जो बच्चे का प्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए। और यहाँ पर बच्चे के लिए वेट पे भी डिपेंड करता है, बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो भी डिपेंड करता है, लाई क्या है, बच्चा ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है, ये सभी चीज़ें डिपेंड करेंगी। उसके बाद आता है आपका कार्डिनल मूवमेंट। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में था कि आपको क्या है, क्राउनिंग कौन सी स्टेज में होती है, तो सेकंड स्टेज में। पहले हम बात करेंगे क्राइटेरिया की कि क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। तो यहाँ पर क्राइटेरिया का जो पहला बच्चा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई हो, मतलब पैर ऊपर की तरफ सिर नीचे की तरफ है, जो एक लाई, एक होता है ट्रांसवर्स, बच्चा पूरा अपोजिट रहेगा एब्डोमिनल गर्थ में, लेकिन यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल लाई हो। प्रेजेंटेशन से पहले को, मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है जो सबसे नीचे हो, पोजीशन हो, एटीट्यूड गुड फ्लेक्शन में हो, डिनोमिनेटर ऑक्सीपिट हो,
और प्रेजेंटिंग पार्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर पैराइटल बोन के साथ हो, तब ऐसे केस में जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है, जो कार्डिनल मूवमेंट है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के, वो यहाँ पे काम करेंगे। ये देखिए सीक्वेंस वाइज, पहले क्या होगा, हेड इंगेज्ड होगा, फिर फ्लेक्शन होगा हेड में, फिर इंटरनल रोटेशन होगा, फिर होगी क्राउनिंग, मतलब हेड जब विजिबल है जो दिखने लगता है वो क्राउनिंग, फिर एक्सटेंशन ऑफ एंड बर्थ ऑफ द हेड, पहले बर्थ जो हेड बाहर आएगा, देन हेड पकड़ के रेस्टिट्यूशन होगा, मतलब पूरा एक तरीके से टर्न हो जाएगा, फिर इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, एंड पहले शोल्डर फिर आफ्टर दैट ट्रंक है जो बाहर आएगा। तो ये क्या है, पूरा कार्डिनल मूवमेंट है, स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में सीक्वेंस में जमाने के लिए है जो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या है, एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन, पोस्टीरियर, एंटीवर्जन एंड रेट्रोफ्लेक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव। नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन, क्या है, एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन। तो यहाँ पर एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन में क्या है, एंटीवर्जन में जो एंगल बनता है, एक जो एंगल बनेगा लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वेजाइना के यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ये पोजीशन कहलाती है एंटीवर्जन। लेकिन जब यही एंगल लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सर्विक्स से बनेगा, कहाँ से, सर्विक्स से, जो वेजाइना से बनता है, तो ये 90 डिग्री के एंगल पर बनेगा और ये कहलाएगा एंटीवर्जन। लेकिन जब यही एंगल सर्विक्स के यहाँ से चेक किया जाएगा तो ये कितना होगा, 170 और ये पोजीशन कहलाती है एंटी फ्लेक्शन, एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की नॉर्मल साइज क्या है, 7.5 इंटू 0.5 इंटू 1.25 सेंटीमीटर, 7.5 इंटू 5 इंटू 1.5। तो यहाँ पर इस तरीके से जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है लेंथ, विड्थ और थिकनेस। थिकनेस का मतलब यूट्रस की जो थिकनेस है वो क्या है, लेंथ मतलब लंबाई, विड्थ मतलब चौड़ाई। तो यूट्रस की जो नॉर्मल साइज है वो कैसी होती है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। तो वो होती है, लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर, विड्थ होगी 5 सेंटीमीटर और जो थिकनेस होगी 1.25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर लेंथ मतलब ये हो गई आपकी लंबाई पूरी बॉडी ऑफ द यूट्रस से लेके सर्विक्स के यहाँ तक, तो ये होती है 7.5 से 8 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है चौड़ाई तो वो होती है 5 और थिकनेस वो होती है 1.25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का वजन भी पूछे तो वो होता है 60 ग्राम, कितना, 60 ग्राम, और प्रेगनेंसी में 1000 से 1100 ग्राम तक पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन का मतलब क्या है, लेबर, डिलीवरी, बोथ ए एंड बी या फिर APH। पार्चुरेशन का मतलब है प्रोसेस जिसमें बच्चे को जन्म दिया जाता है और इसमें लेबर और डिलीवरी दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, तो यहाँ पर लेबर और डिलीवरी दोनों कंबाइंड में क्या कहलाएंगे, पार्चुरेशन। APH का मतलब होता है एंटीपार्टम हेमरेज, बिफोर वायबिलिटी स्टेज के पहले जो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, पेन आना स्टार्ट हो जाए, वो क्या कहलाता है, एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म वेट ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस जो टर्म वेट की बात की जा रही, मतलब 37 वीक की प्रेगनेंसी है यदि, तो यूट्रस का वजन कितना होगा, 700 ग्राम, 900 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 600 ग्राम। तो यदि हम बात करते हैं टर्म यूट्रस की, टर्म यूट्रस का मतलब है 37 वीक की प्रेगनेंसी में यूट्रस का वजन है वो कितना होगा, वो होता है 900 ग्राम से लेके 1100 ग्राम तक पहुंच जाता है। लेकिन एक एवरेज बात करें हम 900 to 1000 ग्राम तक। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में होता है कितना, यहाँ पर याद रखना है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में कितना होगा, 60 ग्राम तक, 50 से 80 ग्राम माना जाता है, लेकिन एग्जाम पर्पज से आपको 60 ग्राम याद रखना है। और ये क्या है, टर्म। टर्म का मतलब है कि 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में जो वजन है यूट्रस का वो कितना होगा, 900 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा इन द फीटल लाइफ इज नोन एज। जो कनेक्शन है अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में फीटल लाइफ में
क्या कहलाता है? पल्मोनरी आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, डक्टस वीनोसस या फिर डक्टस आर्टरियोसस। क्या कहलाएगा? कनेक्शन अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में फीटल लाइफ में, तो ये कहलाता है क्या? डक्टस वीनोसस। क्या है ये? डक्टस वीनोसस। अभी देखिए यहाँ पर और कनेक्शन भी है कि जो डक्टस वीनोसस है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। प्लेसेंटा, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। टर्म प्लेसेंटा के वजन की बात करें हम तो 500 ग्राम तक होता है। 1/6 ऑफ द बेबी वेट के होता है। आर्टरीज जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फीटस से प्लेसेंटा तक। अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी प्लेसेंटा से फीटस तक। फोरामेन ओवल लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच का कनेक्शन है। जब कहते हैं कि दिल में छेद है तो यही जो कनेक्शन है क्लोज नहीं हो पाता और इसको कह दिया जाता दिल में छेद है। डक्टस वीनोसस अम्बिलिकल वेन है जो क्या होगी? अम्बिलिकल वेन आफ्टर द, जो क्लोजिंग की बात करें हम तो आफ्टर द बर्थ के बाद जो फीटल लाइफ में क्या बनेगा? कनेक्शन बनेगा अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना का फीटल लाइफ में कहलाता है डक्टस वीनोसस। आर्टरियोसस में जो आर्टरीज और आओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी टू आओर्टा के बीच में जो कनेक्शन बनेगा आर्टरीज का वो कहलाता है डक्टस आर्टरियोसस। नेक्स्ट वन, एमनियोटिक फ्लूइड इज विच काइंड ऑफ नेचर? तो एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर क्या है? एल्कलाइन, एसिडिक है, बेसिक है कि नन ऑफ द अबव है? पीएच वैल्यू की बात करें हम तो इसी के हिसाब से आप जो एक आइडिया लगा सकते हैं एल्कलाइन, एसिडिक है या बेसिक है। तो जो 0 से 14 तक की स्केल रेंज होती है, 7 तक जाती है रेंज, मतलब क्या है? 7 तक यदि रेंज जाती है तो क्या है? एल्कलाइन है, और अबव 7 जाती है तो एसिडिक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर होता है एल्कलाइन नेचर का। क्लियर कॉन्साइज कलर में हो गए। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होगा? ये होगा एल्कलाइन नेचर। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.010 तक। नेक्स्ट वन, ग्रे टर्नर साइन एंड कुलिन साइन ऑफ। तो ग्रे टर्नर साइन और कुलिन साइन किस में देखने को मिलेंगे? जिंजिवाइटिस में, पैंक्रेटाइटिस में, हेपेटाइटिस में या फिर ब्लिफराइटिस में। ये सभी कंडीशन एग्जाम में आती हैं। तो यहाँ पर है क्या? ग्रे टर्नर साइन। क्या है? ग्रे टर्नर साइन और कुलिन साइन, ये दोनों देखने को मिलते हैं पैंक्रेटाइटिस में। जब पैंक्रियाज में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है तब ये साइन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ग्रे टर्नर साइन। क्या है? ग्रे टर्नर साइन और कुलिन साइन। तो ग्रे टर्नर साइन है इंट्रा एब्डोमिनल जो एरिया है वहाँ पर यदि कुछ इन्फेक्शन होता है तो डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। कहाँ पर? इकोमाइसिस या फिर एब्डोमिनल गर्थ के यहाँ पर। तो ये क्या है? टर्नर, ग्रे टर्नर साइन ग्रे कलर का होगा इसलिए। कुलिन साइन पेरी अम्बिलिकल इकोमाइसिस, मतलब अम्बिलिकल एरिया के नीचे की तरफ है जो नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस के कारण हो सकता है या फिर कुछ अदर रीजन से। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? कुलिन साइन। और ये दोनों किसके क्लासिकल साइन है? पैंक्रेटाइटिस के। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड इन अ मदर व्हेन द बेबी इज सकिंग द ब्रेस्ट? तो यहाँ पर कौन सा रिस्पॉन्स है जो आप एक्सपेक्ट करेंगे जब बच्चा माँ के ब्रेस्ट को सक करेगा, चूसेगा तब? इंक्रीज ऑफ हाइपोथैलेमिक रिस्पॉन्स, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इंक्रीज ऑफ एड्रेनालिन या फिर ऑल ऑफ दी अबव? क्या है यहाँ पर जो बताएगा कि जो कौन सा रिस्पॉन्स होगा, माँ की बॉडी रिएक्ट करेगी जब बच्चा सक करेगा तो वो ऑक्सीटोसिन लेवल का बढ़ना, इंक्रीज होना। जब भी बेबी सक करेगा मदर के ब्रेस्ट मिल्क को तो उसको दूध मिलेगा, लेकिन ये जो सकिंग करने वाला पॉइंट है यहाँ पर ये क्या करेगा? ट्रिगर करेगा आपके ब्रेन को कि हार्मोन रिलीज करो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही क्या करता है? जो यहाँ पर इजेक्ट करने का, क्योंकि प्रोलैक्टिन अपना काम करेगा कि डक्ट तक मिल्क बनाने का, लेकिन जब ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? इस जो मिल्क बना हुआ है उसको इजेक्ट करने का काम करेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट इज प्यूबर्टी ऑनसेट इन गर्ल्स स्टार्ट विथ। तो लड़कियों में जो प्यूबर्टी है किस एज में स्टार्ट होती है? जो साइन है वो क्या है? ग्रोथ स्पर्ट, मिनार्ची, ग्रोथ स्पर्ट, मिनार्ची, मेनोपॉज, थैलार्ची एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी की बात की जा रही है तो प्यूबर्टी में यहाँ पर क्या होगा?
थैलार्ची भी देखने को मिलेगी। थैलार्ची का मतलब है ब्रेस्ट बड का डेवलपमेंट होना, प्यूबिक हेयर का आना, तो ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर थैलार्ची में क्या है, फिजिकल मैचुरेशन भी होगा, और यहाँ पर जब यदि प्यूबर्टी पूछते हैं तो क्या है, थैलार्ची और ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। लेकिन यदि मेनार्ची पूछें तो फर्स्ट पीरियड्स का आना क्या कहलाएगा, मेनार्ची। और यहाँ पर नाउअडेज 12 ईयर्स के बाद ही पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स में। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये देखिए 10 से 14 साल गर्ल्स के लिए और बॉयज़ में 12 से 16 साल तक। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या एम है जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम का, एजुकेट चिल्ड्रन ऑन PMBJP, प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड मेडिसिन टू चिल्ड्रन, प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड मेडिसिन टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन PMBJP। तो यहाँ पर क्या है, जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम का एम क्या है, जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम। तो इसका जो मेन एम है वो क्या है, वो होगा यहाँ पर एजुकेट चिल्ड्रन ऑन PMBJP। जन औषधि दिवस जो वीक सेलिब्रेट किया गया था, तो इसके जो टाइम पर 15 लोकेशन पर, इंडिया के 15 लोकेशन पर जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम लाया गया था। बाल मित्र का मतलब है बच्चे, इनमें क्या था, बच्चों को एंगेज किया गया था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत। तो यहाँ पर एजुकेशन के लिए है, किसके लिए, एजुकेशन चिल्ड्रन ऑन प्रधानमंत्री बाल जन औषधि प्रोग्राम और परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a client is entered with diverticulitis, which dietary recommendation is appropriate for this client। तो यदि आपका जो पेशेंट एडमिट है उसको क्या है, डायवर्टिकुलाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है, तो यहाँ पर उसकी डायवर्टिकुलाइटिस की कंडीशन में आप उसके लिए डाइटरी मैनेजमेंट क्या देंगे, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती हैं डाइट से भी कंट्रोल में आती हैं। तो कौन सी डाइट देंगे उसको, लो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट ओनली, या फिर हाई प्रोटीन डाइट। कौन सी डाइट आप उस मरीज को प्रोवाइड कराएंगे, मरीज को क्या है, डायवर्टिकुलाइटिस हुआ है तब। डायवर्टिकुलाइटिस में जो आपका जो कोलोन है, क्या है, कोलोन के अलग अलग जगह पर क्या होना, एक तरीके से वह जो पाउचिंग इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा वो कहलाता है डायवर्टिकुलाइटिस। लेकिन यदि ये कंडीशन है तो आपके मरीज को आप कौन सी डाइट देंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना तो ईजी होगा ही साथ ये जो क्या है, बाहर निकलना भी, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी क्रिएट नहीं होगी और ये बाहर भी इजीली निकलेगी। तो डायवर्टिकुलाइटिस में क्या हो, एक तरीके से ब्लीडिंग भी हो सकती है, या फिर यहाँ पर जो पाउच है वो अंदर की तरफ बल्ज भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी कॉज करेंगे। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, आपके मरीज को हाई फाइबर डाइट पर रखा जाएगा। सीधा सा याद रखना है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर इन्फेक्शन होना एक तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए, लोअर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन होगा यदि मरीज को क्या है, डायवर्टिकुलाइटिस है, और पाल्पेबल कोलोन भी होगा, फीवर होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा, रेक्टल ब्लीडिंग भी होगी, कॉन्स्टिपेशन भी होगा, कभी कभी डायरिया भी हो सकता है। इसका रीज़न क्या है, आर्टेरियल हाइपरटेंशन, इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी, मोटापा, विटामिन डी का लेवल कम होना। फिर कॉम्प्लिकेशन में तो सीधी सी बात है, यदि आपको इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एब्सेस हो सकती है, फिस्टुला हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। अब डायग्नोस कैसे किया जाएगा और ट्रीट कैसे किया जाएगा, ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। यदि वुमेन चाइल्ड बियरिंग एज में है तो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा कि एब्डोमिनल पेन प्रेगनेंसी कंसीव करने के कारण तो नहीं हो रहा। लिवर एंजाइम टेस्ट भी किया जाएगा, स्टूल टेस्ट किया जाएगा, CT स्कैनिंग की जाएगी, एंड लास्ट एट द लीस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी से फाइनली पता किया जाएगा कि ये कंडीशन किस एरिया में और कहाँ पर कितनी डेवलप है। क्लियर। तो यहाँ पर एक क्या है, डायवर्टिकुलाइटिस। अगला क्वेश्चन है, अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विथ क्रॉन्स डिसीज, द नर्स शुड एंटीसिपेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम। तो यदि आपके मरीज को डायग्नोज किया गया किसके लिए, क्रॉन्स डिसीज के लिए, तो यहाँ पर कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, ब्लडी डायरिया, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, पेनलेस जॉइंटिस, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। कौन से सिम्टम है जो देखने को मिलेंगे क्रॉन्स डिसीज वाले मरीज में,
तो मरीज को क्रॉन्स डिसीज़ हुई। क्रॉन्स डिसीज़ क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन है कहाँ का? जीआई ट्रैक्ट का, जिसमें आपका जो स्टमक से लेके एनस तक का पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसे केस में क्या देखने को मिलेगा? एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। ये देखिए क्रॉन्स डिसीज़ में क्या है? एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ है जिसमें लंबे टाइम से आपके जीआई ट्रैक्ट में मतलब स्टमक से लेके जो एनस तक का एरिया है वो यहाँ पे आपका अफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर या तो जो फिस्टुला डेवलप हो सकते हैं, कोलोन जो थिकनेस वॉल हो सकती है, तो यहाँ पर कुछ भी देखने को मिलेगा। और जब पेट में कुछ भी समस्या हो तो सबसे पहली कंडीशन होती है दर्द, क्रैम्प। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। नेक्स्ट इज कुबलर-रॉस 5 सक्सेस स्टेज ऑफ डेथ एंड डाइंग आर। तो कुबलर-रॉस की 5 जो स्टेज वाली थ्योरी है वो इसका यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा? क्या सीक्वेंस में रखी गई है थ्योरी? ऑप्शन में है यहाँ पर एंगर, बार्गेनिंग, डिनाइल, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग एंड एक्सेप्टेंस। थर्ड ऑप्शन है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस, या फिर लास्ट में है आपका बार्गेनिंग, डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डिनाइल मतलब मरीज जब कुबलर-रॉस की जो ग्रीप थ्योरी है और स्टेज ऑफ डाइंग और डेथ और डाइंग थ्योरी है सेम है यहाँ पे, तो 5 स्टेज होती है। पहला डिनाई करना कि नहीं ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो सकती है। दूसरा आपको गुस्सा आना। मान लीजिए आपका रिजल्ट आता है, आपको बेस्ट एग्जाम्पल है, डेथ डाइंग तो दूर की बात है, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आता है, आपने कोई सा भी एग्ज़ाम दिया, आपके मान लीजिए 98 मार्क्स आए और सिलेक्शन हो रहा है 99 पर, तो आपको लगेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा हो जाएगा। जब मेरिट ही आ जाएगी, आपका नाम नहीं आएगा, तब आपको गुस्सा आएगा, फिर आपको खुद से ही लगेगा कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की, नेक्स्ट आप डिप्रेशन में जाएंगे। लास्ट में आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मेरी थोड़ी सी भूल के कारण मैं एग्ज़ाम में रह गए। तो वही चीज़ है यहाँ पर डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे स्टेज कौन सी है? 3rd नंबर वाली, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट वन इज Which of the following planes divides the body longitudinal into anterior and posterior region? तो कौन से बॉडी के प्लेन है? मैंने आपको सेपरेट शॉर्ट्स क्लास में भी बताए थे। बॉडी के कौन से प्लेन है जो आपकी बॉडी को आगे के हिस्से और पीछे के हिस्से में डिवाइड करेंगे? फ्रंटल, सेजाइटल, मिड सेजाइटल या फिर ट्रांसवर्स प्लेन। तो कौन से प्लेन है जो आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में लॉन्गिट्यूडनल मतलब 2 बीच के भागों से अलग अलग डिवाइड करेंगे? वो कहलाता है आपका फ्रंटल प्लेन। ये देखिए इस इमेज से बहुत इजीली समझ में आएगा आपको। फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन ये आपकी बॉडी का एंटीरियर पार्ट, आगे का, पोस्टीरियर पीछे का पार्ट अलग अलग बताएंगे। अब सेजाइटल की बात करें तो लेफ्ट और राइट पोर्शन आ जाएगा आपका डिवाइड होके। ट्रांसवर्स में मतलब आपकी बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर बीच से डिवाइड करेंगे, मतलब ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, तो वो है ट्रांसवर्स और क्रॉस सेक्शनल प्लेन। और यदि सेजाइटल तो लेफ्ट और राइट में आपकी बॉडी को डिवाइड करके बताया जाएगा। और यदि कोरोनल है और फ्रंटल तो एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये जो क्वेश्चन है प्लेन वाला क्वेश्चन, MP GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जब 2019 में पेपर हुए थे, अलग अलग तरीके से पेपर हुए थे और उन सभी पेपर्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया था। वो चाहे रीवा के लिए हुआ था, विदिशा के लिए हुआ था, कहीं के लिए भी पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन सभी पेपर्स में आया था। नेक्स्ट इज HIV-1 बिलोंग्स टू वन ऑफ द फैमिलीज ऑफ रेट्रोवायरसेस विच वन। तो HIV का जो वायरस है, क्या है HIV का जो वायरस है यहाँ पर, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? रेट्रोवायरस की कौन सी फैमिली से? लेंटीवायरस, टैकीवायरस, पैरामिक्सोवायरस, पैरोवायरस या फिर पैरवोवायरस, कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा रेट्रोवायरस इसकी? तो ये करता है लेंटीवायरस से। किससे? लेंटीवायरस से। नेक्स्ट वन,
वर्टिगो इज़ द प्रॉब्लम ड्यू टू, तो वर्टिगो है जो कहाँ प्रॉब्लम होने के कारण होगा, मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर इनर ईयर के कारण। वर्टिगो जो प्रॉब्लम होती है इनर ईयर में प्रॉब्लम के कारण। इनर ईयर का मतलब जो ड्रम, जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ड्रम वाला पार्ट है वो यहाँ पर ईयर ड्रम वाला पार्ट। वर्टिगो कब होता है, जब मरीज के लिए